बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, वेलकम टू उर्दू नावल आर्चिव। आज हम करने जा रहे हैं नावल कल्बे ज़र एपिसोड 64 के पार्ट 2 की रीडिंग। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं अपने नावल की जानिब। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में बैठे वो दोनों अपनी फ्लाइट की आमद का इंतजार कर रहे थे। स्पीकर से गूंजती अनाउंसर की नस्वानी आवाज हर थोड़े वक्फे से माहौल में नरमी और मिठास भर रही थी। गोद में लैपटॉप रखे उमर की नजरें स्क्रीन पर गड़ी हुई थी। वो काम करने में इंतहाई मसरूफ था। जबकि ईमान बोर होती उसे देखती, फिर कभी दाएं देखती तो कभी बाएं देखती। उसे मंजिल पर पहुंचने से पहले ही बोरियत होने लगी थी। एक लम्हे को दिल चाहा कि अभी उठे और वापस घर चली जाए। वो ऐसा जरूर करती अगर उसके बस में होता। उमर उससे बात नहीं कर रहा था और ना ही उसकी जानिब देख रहा था, लेकिन उसका हाथ अभी भी अपने मजबूत हाथ में थाम रखा था। अब तो ईमान की हथेलियां भी पसीने से नम हो गई थी। नजरें आगे पीछे घुमाते ईमान की नजर सामने से उठती तेज आवाज की जानिब पड़ी थी। वहां एक कपल बैठा था। उसने बहुत गौर से इनकी सरगर्मियों को देखा था। लंबी चौड़ी कदों कामत का वो मर्द अपने साथ बैठी लड़की को दबी दबी आवाज में डांट रहा था। वो शायद उसकी बीवी थी, जो उम्र में उस शख्स से काफी छोटी लग रही थी। सर झुकाए वो बेहद सहमी हुई से लग रही थी। उस शख्स के लब मुसलसल हरकत में थे। क्या कह रहा था? दूर होने के बायस ईमान ये तो ना सुन सकी, मगर उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो इस वक्त इस पर गुस्सा कर रहा था। ईमान की निगाहें यकसुई के साथ इन पर मरकूज थी। जैसे ही उस लड़की के लबों में हरकत हुई तो उस शख्स का चेहरा एकदम सख्त हुआ था। दांत पीसकर बोलते बोलते उसका अचानक से हाथ उठा और हवा में ही रुक गया। ईमान जो बहुत महव होकर इन दोनों को देख रही थी और इस और दिल ही दिल में इस संगदिल शख्स को कोस रही थी। इस शख्स का लड़की पर उठता हाथ देखकर कांप उठी। शायद वो ये सब तसव्वुर नहीं कर रही थी। उमर के हाथ में मौजूद ईमान का हाथ कब कपाया तो उसने काम छोड़ते चौंक कर ईमान को देखा। वो सहमी हुई थी। उसके चेहरे के तासुरात देखते उमर ने उसकी नजरों के ताकुब में देखा, मगर अपने सामने उसे सिर्फ एक बाड़ दिखी, जो वीआईपी वेटिंग रूम में मौजूद हर फर्द को जाती प्राइवेसी फराहम करने के लिए सोफे के गिर्द लगाई गई थी। उमर ने आहिस्ता से गर्दन एक तरफ को झुकाकर सामने झांका, जहां एक पक्की उम्र का मर्द अपनी कमसन बीवी पर बरस रहा था। उमर ने एक आम निगाह इस लड़की पर डालते दोबारा अपनी बेगम को देखा, जो इस शख्स की बीवी से ज्यादा सहमी हुई लग रही थी। नमूना कहेगा, डांट उसे पड़ रही है और डर ये रही है। उमर ने दिल ही दिल में सोचते उसे हुक्म जारी किया, उठो। कहते साथ वो उसका हाथ थामते उसे जबरदस्ती उठाकर खुद अपनी उसकी जगह पर बैठा और उसे अपनी जगह पर बिठा दिया। इस अचानक हुए तबादले को ईमान समझ ना पाई। उमर फिर से काम करने लगा था। ईमान ने एक नजर उसे देखा। जब दोबारा सामने वाले मंजर को देखना चाहा तो अब उसे अपने सामने एक हरी भरी बाढ़ के अलावा कुछ न दिखाई दिया। सीट का तबादला होने की वजह वो समझ चुकी थी। अब उसे इस वीआईपी वेटिंग हॉल में उमर के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हद है, वो मुंह चढ़ा। पिछले आधे घंटे से वो सयाह गाड़ी अपने रास्ते पर रवा थी। पैरों को अपने साथ बैठी लड़की से बैंडेज करवाने के बाद वो अब खामोशी से दरवाजे के साथ चिपक कर बैठी बाहर गुजरते रास्तों को घूर रही थी। फ्रंट सीट पर बैठे शख्स के मुंह से अपना नामे ग्रामी सुन लेने के बाद उसने कोई सवाल न किया था। वो कहाँ थी, कहाँ जा रही थी, ये लोग उसे कैसे जानते थे? ऐसे बहुत से सवालों ने उसके दिमाग में झकझक जुड़ा रखे थे, मगर अभी तक उसने कोई सवाल न पूछा था। उस मकाम तक पहुंचने के दर्दनाक सफर को वो अपनी यादों में दोहराती इस गाड़ी में होते हुए भी वहां मौजूद न थी। गाड़ी अपनी मंजिल पर रुकी तो सब बाहर निकल गए सिवाय उसके। जेबा नामी लड़की ने उसकी जानिब से दरवाजा खोलते उसे पुकारा, आ जाओ, मगर शायद वो सुन न पाई। जेबा ने बिना किसी लिहाज के उसका बाजू झंझोड़ डाला। उतरो। उसकी हफ्की भरी आवाज पर शफा यकदम होश में आई। फिर खुद को ताड़ती ज़ेबा को होंकों की तरह देखते गाड़ी से उतरी और लड़खड़ाते कदमों के साथ उसके साथ चल पड़ी। जाने वो कौन सी दलदल में फंसने वाली थी, मरने वाली थी, या किसी का हाथों एक बार फिर कोड़ियों के भाव बिकने वाली थी। उसे कुछ मालूम न था और ना ही अब शायद वो जानना चाहती थी। वो दोनों इस टूरिस्ट होटल के एक कमरे में दाखिल हुई, जहाँ पहले से वो शख्स पहुंच चुका था। उसने इन दोनों को बैठने का इशारा किया तो शफा एक सरसरी नजर पूरे कमरे पर डालती पास पड़े सोफे के कोने पर लगकर बैठ गई। वो शख्स भी उसके सामने वाले सिंगल सोफे पर जरा आगे को उसकी जानिब झुककर बैठता, दोनों बाजू कोहनियों की कोहनियां घुटनों पर टिका गया। एनी क्वेश्चन?
शफा को इर्द गिर्द सवालिया नजरें घुमाते देख कर वो बोला, हम कहाँ हैं इस वक्त? अनजान इलाके को देखते शफा सहमी सी आवाज में बोली, मलाइशिया। मुकाबिल ने बड़े आराम से उसके सर पर बाम गिराया था। कि क्या? मलाइशिया? वो हक्के बक्के होते चेहरे से सामने बैठे शख्स को देखते बोली। वो कितने आराम से बोल गया था, जैसे मलाइशिया नहीं कराची हो। जी मलाइशिया। हमने आपको मलाइशिया के लंकावी बीच से रेस्क्यू किया है। सामने बैठे शख्स इंतहाई तहम्मुल से बोल रहा था। आप एक गैंग के हाथों पाकिस्तान से स्मगल हुई थी। बलूचिस्तान के साहिली रास्ते आपको यहाँ मलेशिया में लाया गया और कल रात यहाँ से लंकारी बीच के रास्ते आपको दुबई पहुँचाया जाना था और वहाँ आपको किसी अमीर शेख के पास सेल कर दिया जाता। बट थैंक्स टू द गॉड आप पाकिस्तान इंटेलिजेंट फोर्स के पास सेफली पहुँच चुकी हैं। आपको रेस्क्यू करने वाली मिस ज़ेबा है एंड माई सेल्फ इज़ कैप्टन आकिब, सीक्रेट एजेंट ऑफ ISI। आकिब ने मुस्कुराते सामने बैठी शफा से कहा, जो हर दर्जा डरी हुई लग रही थी। वाटर प्लीज मिस ज़ेबा। आकिब ने अपने साथ हाथ बांधकर खड़ी ज़ेबा को हुक्म दिया तो वो फौरन से टेबल की जानिब झुकती ग्लास में पानी उड़ेलकर शफा के हाथ में थमा गई। मैं ही क्यों? मेरे साथ और भी बहुत सी पाकिस्तानी लड़कियां थी, उन्हें भी रेस्क्यू करना चाहिए था आपको। शफा मशकूक नजरों से आकिब को देखकर बोली। जवाबन वो सर झुकाते धीमा सा मुस्कुराया, फिर उसे देखते हुए गोया हुआ, मिस शफा, यहाँ का ललकारी बीच स्मगलिंग के लिहाज से खासा मशहूर है और ऐसे में ऑपरेशन करके 200 लड़कियों को बचाना खासा नामुमकिनात में से एक है, खास करके तब जब मुल्क आपका अपना ना हो। और मैं ही क्यों? शफा ने दिल में खटकता सवाल पूछ डाला। इस सवाल का जवाब आपको पाकिस्तान पहुँच कर दिया जाएगा। वो तो सर ये कि अब आप ISI की कस्टडी में हैं। आगे फिर से मुस्कुराते नरम लहजे में गोया हुआ, मुझे आपका कार्ड देखना है। शफा ने शक के पेश नज़र सबूत मांगा तो आकिब ने पूरे तमादी के साथ अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डालते एक कार्ड निकाला और उसे शफा की आंखों के सामने कर दिया। उस कार्ड पर आकिब का नाम, उसकी तस्वीर, एजेंसी की स्टैंप और खुफिया कोड नंबर लिखा हुआ था, जिस पर आकिब ने बड़ी महारत से अपनी उंगली टका रखी थी ताकि शफा देख न पाए। शफा को कार्ड देखते जरा सा हौसला हुआ था। हम आज शाम को यहाँ से निकलेंगे बाय एयर। मिस ज़ेबा आपको गाइड कर देगी। आखिर में एक नज़र ज़ेबा को देखता हुआ उठ खड़ा हुआ। क्या आप लोग मुझे गिरफ्तार कर चुके हैं? आकिब के कमरे से बाहर जाती पोस्ट को देखकर शफा ऊंची आवाज में बोली तो वो पलटा। ऐसा ही समझ लें। आकिब ने इंतहाई इत्मीनान से शफा का सुकून गारिब किया था। मगर किस केस में? वो डर कर बोली। नो मोर क्वेश्चन। आकिब जरा सा सख्त लहजे में कहता वहां से निकल गया था, जबकि शफा ने रूम में अपने साथ मौजूद ज़ेबा को घूर कर देखा, जो अब उसे देखती धीमा धीमा सा मुस्कुरा। गला थोड़ा खराब चल रहा है गाइस, होप सो आप लोग ऑपरेट कर लोगे। गले में शदीद हराश हो रही है, पता नहीं क्या हो गया। चलें आगे चलते हैं। पिछले 2 घंटे से उमर के बराबर बैठी ईमान हाथ की मुट्ठी बनाकर गाल पर टिकाई सिर्फ एक ही काम कर रही थी और वो था उमर को नहारना। चेहरे पर जरा सी भी खुशगवारी न थी। यहाँ बैठे बैठे वो बोरियत की आखिरी हदों को छू रही थी। उमर को जी भर कर देखना इतना भी बुरा नहीं था, लेकिन इसके खामोश लबों से ईमान को कोफ्त ज़रूर हो रही थी। बहुत बार उसने उमर को अपनी जानिब मतवज्जो करने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसे पकड़ती वो काम छोड़कर लैपटॉप से नज़रें हटाकर इसे ऐसे घूरता कि ईमान को मजबूरन खामोश होना पड़ता। ऊपर से बड़ा सितम ये था कि ईमान का फ़ोन भी वो अपने कब्जे में लिए बैठा था। फ्लाइट अनाउंसर ने इनका नाम अनाउंस किया तो उमर ने लैपटॉप बंद करते बैग में डाला और एक थकावट ज़्यादा सी अंगड़ाई लेते हुए उठ खड़ा हुआ। ईमान ने भी शुक्र का सांस भरा था। वो जानती थी बाकी का रास्ता भी यूं ही खामोशी से गुजरना था, मगर कम से कम इसकी सोफों के गेट लगी 4 दीवारी से जान छूटने वाली थी। वो फिर से ईमान का हाथ थामता बाहर की जानिब चल पड़ा था। ईमान अब भी खुद से 2 कदम आगे चलते हुए उमर पर नजरें गाड़े हुए थी। आज उसे पहले से कहीं ज़्यादा दिलकश लग रहा था। ब्लैक ट्राउज़र और शर्ट के साथ ब्राउन लेदर जैकेट पहने वो किसी मॉडल की तरह एयरपोर्ट की रौनक बढ़ा रहा था। ईमान की नज़रें इस पर जमी हुई थीं और 3 घंटे मुसलसल उसे नहारने के बाद भी वो थकी ना थी और ना ही बोर हुई, बल्कि अब भी उमर के साथ चलते हुए वो इसे ही घूरने में मसरूफ़ थी। आसपास की लड़कियां भी इसे देखकर दंग रह गई थी। हर कोई हैरत और तारीफ़ के मिले जुले जज्बात से इसे देख रही थी, लेकिन इन सब की हसद तब आसमान को छू गई जब इन्होंने उमर के हाथ में ईमान का हाथ देखा। इनकी नज़रों में जलन का तूफान उठ चुका था। ईमान को अगर इन सब के तासुरात देखने की फुर्सत होती तो वो शायद इनकी आंखें ही नोच लेती, लेकिन फ़िलहाल वो सिर्फ उमर को देख रही थी और अब इसी के सहारे चल रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ईमान ने अपनी नज़रें उमर को उधार दे दी हों।
और अब वो उसकी आंखों से देखते हुए चल रही हो। वो सिर्फ उमर को देख रही थी और उमर जहाँ उसे ले जा रहा था वो अंधों की तरह चलती जा रही थी। लेकिन ये तो जाहिर था कि ऐसा करना खतरे से खतरनाक हो सकता था, और हुआ भी। उमर ने बड़ी रवानी के साथ शीशे के खुले दरवाजे को अबूर किया, जबकि ईमान की तमाम तर तवज्जो सिर्फ उसके चेहरे पर थी। इसे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उमर तो दरवाज़ा पार कर चुका है, मगर उसके सामने दरवाज़ा बंद है। फिर अगले ही लम्हे एक ज़ोरदार ठाक की आवाज़ ने सबको जगा दिया। ईमान का चेहरा सीधा बंद शीशे के दरवाजे से जा टकराया। उसकी कराहती हुई आवाज़ निकली और वो फ़ौरन उमर से अपना हाथ छुड़वाती अपने नाक को पकड़कर ज़मीन पर बैठ गई। उमर ने पीछे मुड़कर देखा तो मंजर कुछ यूँ था कि ईमान शीशे के दरवाजे के साथ ज़मीन पर बैठी हुई थी, दोनों हाथों से अपना चेहरा थामे। पहले पहल तो उमर को कुछ समझ न आई कि उसे क्या हुआ है। उसकी हालत देखकर एक पल के लिए तो उसका दिल घबरा गया। क्या हुआ करते वो उसके साथ पंजों के बल ज़मीन पर बैठा, मगर जब उसे सामने शीशे का बंद दरवाज़ा दिखाई दिया तो चंद ही सेकंड में सारा मामला समझ में आ गया था। फिर उसके चेहरे पर नमदार होती हंसी छुपाई न छुप रही थी। अब उसे ईमान की हालत देखकर परेशानी नहीं हो रही थी, बल्कि हंसी आ रही थी। इधर दिखाओ मुझे। उमर ने उसके हाथ चेहरे से हटाते मुआयना किया। ईमान, तुम्हें देखकर चलना चाहिए था ना। उमर ने हंसी जब्त करते हुए उसका लाल पड़ता नाक देखकर कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में छुपा मजाक ईमान की हालत को मजीद खराब कर रहा था। देख तो रही थी, ईमान ने गुस्से और शर्मिंदगी के मिले जुले तासुरात के साथ कहा, मगर आपको। आखिरी बात उसने मिनमिना कर कही, मगर उमर सुन चुका था और समझ भी रहा था। वो जानता था कि ईमान उसे देखने में इस कदर महव थी कि सामने का बंद दरवाज़ा ना देख पाई, और यही बात उसके चेहरे पर उमड़ती मुस्कुराहट की वजह बन रही थी, जिसे उमर ने बमुश्किल होंठों में दबा रखा था। इट्स ओके, बचत हो गई है, चलो। उमर लफ दबाकर हंसी कंट्रोल करते बोला। आप हंस रहे हैं? ईमान रो हंसी हुई। नहीं, वो कहते साथ ईमान का हाथ थामते उसे फर्श से उठा लिया था। ईमान ने सुर्ख पड़ती नाक के साथ उमर की मुस्कुराहट छुपाते होंठों को देखा था। ये सब आपकी वजह से हुआ है। हाथ थामा था तो ये भी आपकी जिम्मेदारी थी कि मेरी नाक सलामत रहती। हूँ तो आराम से निकल गया और मुझे दरवाजे से टकरा दिया। ईमान के शिकवा करने पर उमर ने हंसते हुए अपना हाथ उसकी जानिब बढ़ाया। चलो मान लिया मेरी गलती थी, आइंदा से तुम्हें पहले ही खबरदार कर दूंगा। हाँ, ये मत कहिएगा कि मैं ही तुम्हारी नैया पार लगा दूंगा, खबरदार कर दूंगा। ईमान ने उमर के जवाब पर बदमजा होते उसकी नकल उतारी, तो उसके अंदाज देखते उमर बस मुस्कराया ही था। ये क्या, हम लोग इकोनॉमी क्लास में जा रहे हैं क्या? ईमान उमर के पीछे पीछे जहाज़ की इकोनॉमी क्लास में एंटर होती उलझी थी। उसने सामने मौजूद सीट पर चढ़ी सीट को घूरते अब हफ्की से उमर को देखा। उमर उसकी बात पर का जवाब सरसे सी हनकार में देकर विंडो सीट की जानिब इशारा करके, जो ईमान की थी। ईमान ने एक लम्हे के लिए उमर को बेयकीनी से देखती रही, फिर खामोशी से अपनी डिशेस पर बैठ गई। वो भी सारा सामान सेट करते उसके बराबर की सीट पर बैठा था। ईमान ने मुंह घुसूड़ते अपनी सीट का जायजा लिया। वो हंसी अनकंफर्टेबल हो रही थी। वो जितनी बार भी बैरून मुल्क गई थी उसने बिजनेस क्लास में ही सफ़र किया था। सुने, हम लोग क्या ऐसे स्विट्ज़रलैंड जाएंगे? ईमान ने अपने अंदर उठती बेचैनी को सवालों में डाला। नहीं, अगर कहती हो तो जहाज़ के इंजन पर बैठ कर चले जाते। उमर ने सीट बेल्ट लगाते इंतहाई संजीदगी से कहा। और मैं अनकंफर्टेबल हो रही हूँ यहाँ, इतनी तंजा है, ये देखें, टांगें इधर उधर हिला तक नहीं पा रही हूँ, और अगर बाजू ज़रा सा भी इधर करूँ तो आपसे टकरा जाता है। और सीट तो ऐसे फील करवा रही है जैसे जहाज़ में नहीं टांगे में बैठ गई हूँ। ईमान उमर की इंजन वाली बात पर मजीद चिढ़ते गुस्से से बोली। उमर ने भी बड़ी संजीदगी से उसकी जगह को देखा था, जो मुख्तसर ज़रूर थी मगर सुकून से बैठ जाने के काबिल भी थी। वो खुद भी तो वैसी ही सीट पर बैठा था और खासा मुतमईन भी था। उमर ने जगह का मुकम्मल जायज़ा लिया और फिर बिना कोई जवाब दिए सुकून से फ़ोन खोलकर बैठ गया। खुद को फिर से नज़रअंदाज होते देख ईमान ने चिढ़कर उमर के हाथ से फ़ोन छीना। क्या बदतमीज़ी है, वापस करो फ़ोन। उमर ने सख्त नज़रों से ईमान को देखा। मैं ऐसे बैठकर हरगिज़ सफ़र नहीं कर सकती, ईमान रूहानी होते बोली। आंखों में मोटे मोटे आंसू चमकने लगे थे। तो यहाँ लेट जाओ, उमर ने जहाज़ की राहदारी की जानिब इशारा करते ठंडे ठार लहजे में कहा। ईमान ने लब भींच कर उसे देखा था। पिछले 5 घंटे से वो उमर का खुद को नज़रअंदाज करना बर्दाश्त कर रही थी, मगर अब इकॉनमी क्लास देखकर उसका सब टूट चुका था। उसे अब समझ आई थी कि वो लोग एयरपोर्ट की इतनी लंबी लाइन में क्यों लगे रहे। वजह इकॉनमी क्लास थी, जिसके काउंटर पर लोगों का जमे गफीर था। मुझे यहाँ लेटने का मशवरा देने से बेहतर था कि आप बिजनेस क्लास की 2 सीटें ही बुक करवा लेते। ईमान ने तंग आकर चेहरा मोड़ लिया, उमर की कंजूसी की हद देखते हुए। अब उसके पास कहने को कुछ न था सिवाय मोहतरम की आदत पर अफसोस करने के। बिजनेस क्लास, उमर ने हैरत से देखा। अंदाज़ा भी है कितनी महंगी होती है बिजनेस क्लास? ईमान ने भी यकीनी से मुँह खोलकर उमर को देखा। कोई अव्वल दर्जे के कंजूस इंसान हो।
वो उमर को सर तक पैर अफसोस भरी निगाह से देखते हुए बोली, मुझे कह रही हो? उमर ने उसे बाजू से पकड़ते रूह अपनी जानिब किया। चेहरे पर बेयकीनी ही बेयकीनी थी। जी, आप जनाब की ही बात कर रही हूँ। 10 से 20 घंटे की फ़्लाइट है और इतना सारा पैसा होने के बावजूद भी इकोनॉमी क्लास की ये थकी हुई सीट्स बुक करवा डाली। इसलिए मैं कहूँ कि फ़्लाइट से 5 घंटे पहले एयरपोर्ट पर आने की भला क्या तुक? वो तो अब समझी कि हमें पैसा बचाओ मुहिम के चक्रों में लंबी लंबी लाइन में लगकर धक्के खाने थे। अजीब पैसा चिमट इंसान है, इतने पैसों का अचार डालेंगे क्या? ईमान अपने जोन में आती उमर से दो हाथ करने को तैयार हो गई थी, मगर वो भूल रही थी मुकाबिल भी उमर था। जी हाँ, डाल लूँगा अचार, मगर आपके इन फजूल लग्जरीज पर अपना हलाल का पैसा नहीं उड़ाऊंगा। दांत पीस कर बोलते उमर सीधा हो बैठा था। अगर मेरी कमर में दर्द हुआ तो याद रखिएगा, इसके जिम्मेदार आप होंगे, बहील आजम। ईमान भी उमर के कंजूसी पर उसे बहील का लक़ब से नवाजती सीधी हो बैठी थी। पायलट ने परवाज़ बनने का ऐलान किया तो उमर ने अपनी हथेली ईमान की जानिब बढ़ाई। मुझे डर नहीं लगता। ईमान ने घूर कर उमर की हथेली को देखा था। याददाश्त तेज़ होने के सबब उसे याद था कि ईमान की जानिब बढ़ने वाला ये हाथ कभी शाल की जानिब बढ़ा था। उमर ने उसका रूठा लहजा खामोशी से सहते हुए उसका हाथ ज़बरदस्ती अपने हाथ में लिया। ज़्यादा ना सही, प्रीमियम इकॉनमी क्लास की ही सीट बुक करवा देते। ईमान उमर के कंधे पर सर ठिकाते मिनमनाई तो उमर ने सिर्फ मुस्कराने पर इत्तफाक किया था। फ़ोन को स्विच ऑफ करने से पहले जो मैसेज उसने पढ़ा था वो आकिब का था। मिशन इज़ कंप्लीट, वेल डन का रिप्लाई। बहन और बहनोई को एयरपोर्ट छोड़ने के बाद अली सीधा घर आया था। अपार्टमेंट का मेन दरवाज़ा खोलते साथ वो थके मांदा कदमों के साथ अपने वीरान घर में दाखिल हुआ। ये वो जगह थी जिसे वो कभी भी घर नहीं कह सकता था। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ ना खुशियों का बसेरा था और ना ही खिनखिनाती बारों का आवाज़ें थी, ना किसी की वापसी की शिद्दत से मुंतज़िर निगाहें। घर तो वो होता है जहाँ दिल के करीब कोई आवाज़ हो, जहाँ कोई आपकी गैर मौजूदगी में अपना वक्त गिनता हो। लेकिन यहाँ सिर्फ खामोशी थी, हर सू सन्नाटे का राज था। अली को आदत थी अकेले रहने की, तन्हाई काटने की, मगर अब वो इस सब से बेजार होने लगा था। घर के आबाद होने की चाह में मन में उभरने लगी थी। जब से दिल पर दिलदार का कब्जा हुआ था तब से उसका जी दुनिया की रंगीनियों में लगने लगा था। हाथ मुंह धोकर फ्रेश होने के बाद वो अपने हाथ में डायरी थामे घर की बालकनी में आ गया था। इसका अपार्टमेंट 8वें फ्लोर पर था और यहाँ से इस्लामाबाद की रौनकें इसे बाइसानी नजर आती थी। इन्हीं रौनकों को देखते वो अपने दिल की रौनक के नाम एक मोहब्बत भरी दास्तान इस डायरी में लिख रहा था, जो इस वक्त उसके हाथ में थाम रखी थी। एक पुरसुकून सांस भरते वो कुर्सी घसीट कर बैठ गया। डायरी खोलते उसमें रखा स्याह पेन उसने अपने हाथ में थामा और फिर मुस्कुराते चेहरे के साथ बड़ी दिलजमी से डायरी के वर्क पर अपनी दिल की कैफियत शेरों की सूरत में तहरीर करने लगा। वो जो हंसती हुई पलकों से इशारा दे जाए, मेरे वीरान ख्यालों को सहारा दे जाए। इस तबस्सुम में छुपी कौन सी दुनिया है भला, दिल तो लर्जे ही, ये जान भी गवारा दे जाए। जब वो होठों पे सितारे ही सी हंसी रखते जब वो होठों पे सितारों सी हंसी रखते, एक लम्हा मुझे सदियों का नज़ारा दे जाए। लब कुशा जब भी हो खुशबू से मोतर हो जाए, लब कुशा जब भी हो खुशबू से मोतर हो जाए, जिंदगी जैसे कोई ख्वाब तुम्हारा दे जाए। दिल को मालूम है राज़े मोहब्बत मगर दिल को मालूम है राज़े मोहब्बत मगर ये मुस्कान हर एक राज हमारा दे जाए। इश्क का हाल बयान हो भी तो किस लहजे में, इसकी हंसी मेरे अल्फाज को पारा दे जाए। महबूब की इतनी झलक के साथ एक नई गज़ल इसने अपनी डायरी में महबूब की नई झलक के साथ एक नई गज़ल इसने अपनी डायरी में तहरीर कर डाली थी। दिन ब दिन हानिया कमाल को लेकर सैफ अली जमाल का दिल मोहब्बत से लबरेज होता जा रहा था, मगर मोहब्बत में एक विलन हिजर भी हुआ करता है, इस बात से वो नाआशना था। गज़ल के इख्तिताम पर अपने साइन करते अली ने डायरी को बंद करते सामने पड़े टेबल पर रखा और मुस्कुराते चेहरे के साथ नरम हवा को महसूस करने लगा। दिल का मौसम अच्छा हुआ तो हर नज़ारा हसीन लगता है। अली का भी यही हाल था। जहन के पर्दों पर बार बार हानिया का खुद की जानिब देखता मुस्कुराता चेहरा लहराता तो दिल नए सिरे से गुलो गुलजार हो जाता। काफ़ी देर यूं ही हमेशा की तरह तन्हाई में बैठा उसे सोचता रहा, फिर उठकर किचन की जानिब गया। कैबिनेट से खोलकर मैग निकाला और काफ़ी बनाने लगा, मगर सोचों में अब भी उसका तस्वर था। पहली मुलाकात का मंजर याद आया तो लबों पर फैली मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी। क्यूटी पाए धीरे से कहते हुए उसकी मुस्कुराहट धीमी सी हंसी में बदली थी। अब तो उसका हर रोज़ ही क्यूटी पाए को सोचते गुजरता था। 20 घंटे की तवील फ्लाइट के बाद पूर दुखते बदन को घसीटते हुए ईमान नींद से भरी आंखों के साथ एयरपोर्ट से उमर के संग निकली थी। बाहर आते साथ ही एक शख्स उन्हें अपने नाम की प्लेट लिए खड़ा मुजमे में दिखाई दिया।
उसने उमर को पहचानते साथ हाथ हवा में हिलाकर ध्यान अपनी जानिब करवाया तो उमर ईमान को साथ लिए उसकी जानिब बढ़ा था। वो उमर की स्विट्जरलैंड में मौजूद घर का ड्राइवर था। थोड़ी ही वॉक के बाद वो लोग गाड़ी के पास पहुंचे थे। झूलते सर को संभालते हुए ईमान जल्दी से गाड़ी में बैठी थी। उसे शदीद नींद आ रही थी। सारे रास्ते उमर जाने कैसे जहाज की तंग सीट पर सोता आया था, मगर ईमान एक लम्हे के लिए भी सुकून से आंख न लगा पाई थी। अब तो उसका पोर पोर दर्द कर रहा था। कमर दर्द के माने टूट जाने को तैयार थी। जैसे ही उमर उसके बराबर गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा तो ईमान ने फौरन से उसके बाजू के गिर्द अपने दोनों बाजू लपेटते उसके कंधे पर सर टिकाया था। लेट जाओ, उमर ने अपनी गोद की जानिब इशारा करते उसे लेटने की ऑफर की तो शायद थकन की वजह से ईमान ये ऑफर बुरी नहीं लगी थी। मजीद नीचे को खिसकते उसने अपना सर उमर के कंधे से उसकी गोद में मुंतकिल कर दिया था। कितना टाइम लगेगा घर पहुंचने में? ईमान नींद से बोझल आवाज में बोली। तुम सो जाओ, अभी 2 से 3 घंटे हमें लग जाएंगे घर पहुंचने में। उमर इसके बाल से हिलाते प्यार से बोला। वो जानता था ईमान सारे रास्ते सो नहीं पाई। अभी 3 घंटे लगेंगे मजीद, ईमान थकावट भरे लहजे में बोली। तुम सो जाओ। ईमान हंकार भरते उमर के पेट के गिर्द बाजू डालते आंखें बंद करती उसकी गोद में ही सो गई थी। 3 घंटे के तवील सफर के बाद वो लोग घर पहुंच चुके थे। इस दौरान सारे रास्ते ईमान सोती ही आई थी, जबकि उमर ने सारा सफर जागते हुए से देखते गुजारा था। ज्यूरिख के इस बड़े से विला में ज्यूरिख की इस बड़े से विला में जो उमर का था, शाम के वक्त वो पहुंच चुके थे। यहाँ सर्दी अपने अरूज पर थी। गाड़ी जैसे ही विला के बड़ा सा दाखिली दरवाजा अबूर करते मेन एंट्रेंस तक पहुंची, बहुत सारे स्टाफ उमर का वेलकम करने के लिए वहां पहुंचा था। इन सबको इतला कर दी गई थी। इस बार उनके बॉस के साथ उनकी वाइफ भी पहली बार आ रही है। सब उमर और ईमान का वेलकम के इंतजार में लाइन में लगकर खड़े हो चुके थे, मगर ईमान मोहतरमा उमर की गोद में सर रखे हनूज सो रही थी। मुलाजिम गाड़ी से सारा सामान निकालते अंदर ले जाने लगा। उमर ने पहले तो इसे प्यार से पिचकारते उठाया, मगर इसे टस से मस न होते देख कदरी ऊंची आवाज लगाई, लेकिन फिर भी कोई जवाब मसूल ना हुआ। ईमान उठो, हम घर आ चुके हैं। उमर ने अब की बार उसे बाजू से पकड़कर झंझोड़ा, मगर वो हूं की आवाजें निकालती फिर भी आंखें खोलने में नाकाम रही थी। शदीद थकावट और नींद ना पूरी होने के बायस अब उसकी आंख नहीं खुल रही थी। वो तो पहले ही नींद की पक्की थी और ऐसे में तो उठने का कोई इम्कान उमर को नजर नहीं आया था। कुछ सोचते हुए वो ईमान को वहीं छोड़ता गाड़ी से उतर गया। उमर को लगा था कि ईमान का सर जब उसकी गोद से नीचे सीट पर सख्ती के साथ बजेगा तो वो बेसाख्ता उसकी आंख खुल जाएगी, मगर ऐसा सिर्फ उसे लगा ही था। जैसे ही गाड़ी से बाहर निकले मगर उसका ऐसे गाड़ी से बाहर निकलने का कोई फायदा नहीं हुआ था। ईमान मोहतरमा की नींद में रत्ती बराबर भी हलन न डला था। हालांकि उसका सर बुरी तरह उमर की गोद से लड़खड़ाता सीट पर जा बजा था, मगर उसे कोई असर न हुआ था। उसको मुर्दा नींद सोते देखकर उमर ने गहरी सांस अंदर खींची, फिर लब भींचे सड़ता पैर ईमान को देखा, जो पूरी सीट पर फैलकर ऐसे सो रही थी जैसे सदियों के बाद सोने को जगह मिली हो। एक बार तो उमर का दिल चाहा कि उसे ऐसे ही गाड़ी में सोता छोड़कर अंदर चला जाए, मगर सामने ही सारे स्टाफ को उनका वेलकम करने की खातिर हाथ बांधे मोदबाना अंदाज में खड़ा देखते उमर ने अपना इरादा बदला और सोते हुए ईमान को चोड़ियों से खींचकर बाहर निकालते अपनी बाजुओं में उठा लिया। इस दौरान भी वो हाथी घोड़े सब बेचकर सोती रही। उमर उसे बाजुओं में उठाए अंदर की जानी बढ़ा था। उसकी अपनी कमर भी दर्द कर रही थी, मगर इतना हौसला वो रखता था कि ईमान को उठाकर कमरे तक ले जाता। सारे फीमेल स्टाफ ने इस रोमांटिक सीन को शर्माते चेहरों से देखते हुए वेलकम किया था। वो सब उमर का रूप पहली बार देख रहे थे, मगर ना तो इन सब में भी उमर अहमद कमाल दी एरोगेंट हीरो के मुतबादिल नाम से ही जाना जाता था। उमर ईमान को उठाए अपने कमरे में लाया था, जो उनके आने से पहले ही सेट था। ईमान को बेड पर लेटाते उमर ने इस पर कंफर्टर डाला। 2 हेड मुलाजिमा उमर के कहने पर इनके पीछे ही रूम में दाखिल हुई थी। सो जाएं। ईमान ने उमर का कॉलर दोनों हाथों में जकड़ते उसकी गर्दन थपकी और उसे अपनी जानिब खींचा। वो लड़खड़ाकर खुद को उस पर गिरने से संभाल गया। इज शी ड्रंक? क्या इसने पी रखी है? 40 साल हेड मुलाजमा ने ईमान की हालत देखते हैरत से उमर से पूछा। उमर ने पहले तो चौंक कर उसे देखा, फिर धीमा सा मुस्कुराते सर नफी में हिलाया। नो, शी इज नॉट ड्रंक, शी इज जस्ट स्लीपिंग। उमर के मुस्कुरा के कहने पर वो दोनों मुलाजमाएं भी मुस्कुराने लगी थी। अब उमर इन्हें मजीद क्या ही बताता कि उसकी बीवी किस कदर बुरा और होश से बेगाना होकर सोती है। ये तो वही जानता था जिसको हर रोज रात को ईमान के हाथों जाने कितना थप्पड़ अपने मुंह पर सोते हुए खाने पड़ते थे। जी तो गाइस, यहाँ पर होती है हमारी आज की एपिसोड एंड।
होप सो आप लोगों को पसंद आई होगी यार। लाइफ इतनी स्ट्रगल वाली हो गई है कि क्या बताऊँ, ज़रा टाइम नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से मैनेज कर रही हूँ। अभी भी जो है वो मुझे आधी वॉइस रिकॉर्डिंग हुई थी और आधी मैंने की थी, पहले कर रखी थी, और अभी आधी नहीं हुई। जो एपिसोड मैंने लिखी थी उसमें से भी आधी नहीं हुई, तो फिर वो मैंने कल पे पेंडिंग डाली है। इंशाल्लाह कल उसकी वॉइस ओवर करके वो मैं कल अपलोड कर दूँगी पार्ट। एंड आप लोग गाइस दुआ कीजिएगा क्योंकि मेरे फाइनल पेपर 2 से 3 दिनों में स्टार्ट होने वाले हैं, इसीलिए मैं थोड़ी बिजी चल रही हूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रही टाइम की। और इसके बाद इंशाल्लाह फाइनल पेपर जैसे ही एंड होते हैं मैं प्रॉपर फ्री हो जाऊँगी 1-2 महीने के लिए, सेमेस्टर एंड हो जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह कोशिश नहीं मैं करती इस बार, लेकिन मैं इस बार प्रॉमिस करती हूँ कि रमज़ान से पहले, मुझे पता है रमज़ान से पहले हमने इस नावल को एंड करना है और इंशाल्लाह ये नावल तब तक फिनिश हो जाएगा। यार नाराज ना हुआ करो, एपिसोड थोड़ी सी लेट हो जाती है, बाकी राइटर क्या करे, कहाँ मुंह मारे समझ नहीं आती है मुझे, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश कर। अभी भी मैं छत पर आकर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ स्पेशल गाइज आप लोगों के लिए। होप सो आप लोगों को एपिसोड अच्छे लगे और प्यारे प्यारे कमेंट किया करो यार, अच्छा लगता है मुझे जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हो और फिर मुझे उनका रिप्लाई करने में मज़ा आता है। फिर मुझे पता चलता है कि आप लोगों को मेरी सबसे प्यारी चीज़ क्या लगती है, जो आप लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। और हाँ, मैंने ये क्वेश्चन भी पूछना था कि कल्बे ज़र नावल में आप सब लोगों को कौन सा जो पार्ट है वो सबसे फेवरेट लगता है, कौन सी ऐसी चीज़ है इस नावल की जो आप सबको मजबूर करती है इस नावल को देखने पर। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं कल।